कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी सिंटेक को दिखाया जाता है, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा रोबोट बनाया होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक सिंथेटिक डीएनए बेस्ड रोबोट मॉर्गन रहती है। साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा रहता है L9 और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह चल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, या फिर कह लें एक आर्टिफिशियल ह्यूमन रहता है। हाल ही में इस ह्यूमन ने एक साइंटिस्ट की आंख में पेन घोंपकर उसकी आंख फोड़ दी होती है। इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट डरे हुए होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये साइंटिस्ट उसको अपने एकदम बच्चे की तरह मानते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल ह्यूमन अनह्यूमन से अलग होता है। जैसे कि मात्र 1 साल जब इसकी उम्र होती है तो ये 5 साल के बच्चे की तरह दिखने लगता है, और 5 साल जब इसकी उम्र हो जाती है तो ये एक टीनेजर 18 साल की लड़की की तरह दिखता है। इस प्रकार से दोस्तों इसको डिज़ाइन किया गया होता है। अब जो ये हादसा हुआ होता है जिसके कारण एक लड़की की आंख फूट गई होती है, तो इसको एनालाइज करने के लिए कंपनी ने ली वेदर को भेजा रहता है। ली वेदर एक रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट रहती है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी में आती है, और इसको प्रोजेक्ट मॉर्गन का रिपोर्ट सौंपना होता है सिंटेक कंपनी को, और इसके रिपोर्ट पर निर्भर करता है इस प्रोजेक्ट मॉर्गन रहेगा इसे किल कर दिया जाए। लेकिन जो साइंटिस्ट रहते हैं वो नहीं चाहते कि प्रोजेक्ट मॉर्गन किल की जाए। इसके बाद दोस्तों में ली वेदर को दिखाया जाता है जो कि मॉर्गन से मिलने गई होती है। मॉर्गन को एक शीशे के कमरे में कैद किया गया होता है और मॉर्गन से पूछताछ करती है, जिससे मॉर्गन उसे बताती है कि मैंने जो भी किया मुझे खुद होश नहीं है कि मैंने क्यों किया। इस पे यहाँ पे ली वेदर कहती है तुमने जो किया वो तुम्हें सच सच बताना होगा। इसके बाद ये जो सीन है वो कट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रात का समय जो वेदर रहती है और जितने भी वहाँ के साइंटिस्ट रहते हैं वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, और वहाँ जितने भी वैज्ञानिक रहते हैं वो ली वेदर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मॉर्गन बिल्कुल सही रोबोट है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन ली वेदर बताती है पता है आज से कुछ साल पहले हेलसिंकी में एक सिंटेक 21 नाम का प्रोजेक्ट बन रहा था जो कि बिल्कुल मॉर्गन की तरह था, लेकिन उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिससे कारण वहाँ पे सारे साइंटिस्ट को वो रोबोट मार गिराता है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ की पहले सेफ्टी को चेक करूँ, फिर मैं कोई रिपोर्ट भेजने वाली हूँ। हालांकि साइंटिस्ट ये कभी नहीं चाहते कि उसे मारा जाए। अब इसके बाद ली मिलती है ग्रिफिन से। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़की है जिसका मॉर्गन ने आँख फोड़ दिया होता है। उसकी एक आंख चली जाने के बाद भी वो ली से मॉर्गन की तारीफ़ करती है और वो कहती है वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। इस पे यहाँ पे ली पूछती है क्या उसने इससे पहले भी कोई ऐसी हरकत की है, जिसमें ग्रिफिन उसे बताती है कि आज से कुछ साल पहले जब वो 10 साल की थी, मतलब कि 2 साल पहले जब वो छोटी थी, तो हम उसे जंगल में नेचर के बारे में बताने ले गए थे, जहाँ पे उसे एक मरा हुआ हिरन मिला था जिसके पेट के अंदर कील घुसा हुआ था। अब जैसा कि इंसानी स्वभाव होता है तो वो हिरन को बचाएगा, लेकिन जो यहाँ पे मॉर्गन रहती है वो इस हिरन का गर्दन तोड़ के उसे मार डालती है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। साइंटिस्ट को लगता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में छोटी मोटी दिक्कत आती रहती है, इसलिए यहाँ पर ग्रिफिन ने उससे कहा कि ऐसा होता रहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉर्गन एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। अब दोस्तों में डॉक्टर एमी मेंसर को दिखाया जाता है जो कि समझ लो मॉर्गन की एकदम पक्की सहेली होती है, और इसके और मॉर्गन के बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहता है। अब यहाँ पे जो ली वेदर रहती है जब एमी मेंसर से मिलने जाती है तो एमी मेंसर उसे बताती है मॉर्गन बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह है, उसके अंदर बहुत सी काबिलियत है, बहुत सी उसके अंदर खूबियाँ हैं, लेकिन वो इमोशनली एक बच्चे की तरह है, उसके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो मॉर्गन को अपना बच्चा मानते हैं और उससे बिल्कुल इमोशनली अटैच हो चुके हैं। इसके बाद जो दोस्तों ली वेदर रहती है इस प्रोजेक्ट के हेड से मिलने जाती है, मतलब साइंटिस्ट चैंग से, और जो चैंग रहती है वो मॉर्गन की माँ रहती है, मतलब कि जो मॉर्गन चैंग को बिल्कुल अपनी माता की तरह मानती है। इसके बाद यहाँ पे जो ली वेदर पूछती है कि आप सभी पहले मॉर्गन को बाहर जंगलों में ले जाते थे, तो आप लोगों ने उसे ले जाना बंद क्यों कर दिया और उसे शीशे में क्यों पैक करके रखा है। इस पर चैंग उसे जवाब देती है हमें उसे कभी ऐसी दुनिया नहीं दिखानी चाहिए जो इसको कभी देखने को नहीं मिले। वो एक रोबोट है और हमें उसे शीशे में ही पैक रखना चाहिए। अगर हमने उसे बाहर की दुनिया दिखाई तो वो उसको उसका लालच आ जाएगा और वो बाहर जाने की जिद करेगी, और ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बाहर की झूठे सपने देख सके।
अब यहाँ पे साइंटिफिकली देखो तो चैंग सही रहती है, किसी को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए, जिसके कारण आउटिंग्स बंद कर दी जाती है उसकी। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मॉर्गन रहती है वो बाहर जाने के लिए बहुत डेस्परेट रहती है, उसे बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन होता है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो इन साइंटिस्ट ने उन्हें बाहर की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें दिखाई थी और सपने में मॉर्गन को वो सारी चीज़ नज़र आती है। इसके बाद दोस्तों साइंटिफिक कंपनी ने उस फैसिलिटी पे एक डॉक्टर को भेजा रहता है जो कि एलन सफेरो रहता है और एक साइकोलॉजिस्ट रहता है जो कि मॉर्गन को एसेस करने आया रहता है। अब यहाँ पे मॉर्गन से जब वो सवाल जवाब पूछ रहा होता है तो सवाल जवाब आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और मॉर्गन के सर के ऊपर से जा रहा होता है और उससे कुछ नहीं समझ आता और इतने में मॉर्गन बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे वो सीधे सीधे उस डॉक्टर को मार डालती है। अब यहाँ पे ये देखने के बाद ली वेदर पूरी तरीके से घबरा जाती है और वो कहती है उन लोग से तुम लोग इसे जल्दी से बेहोश करो। किसी प्रकार से वो लोग जाके उसे बेहोश कर देते हैं। जब साइंटिस्ट उससे बेहोश कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मॉर्गन बार बार कह रही होती है मुझे बेहोश मत करो। यहाँ पे साइंटिस्ट कहते हैं सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। जिस पे मॉर्गन इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जाती है। अब उसके बेहोश होने के बाद जो साइंटिस्ट रहते हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने बच्चे की तरह मानते हैं। अब ली वेदर कहती है तुम लोग को इसे ख़त्म करना होगा वरना ये बहुत ख़तरनाक साबित हो जाएगी। इसके बाद जितने भी साइंटिस्ट रहते हैं वो इस बात को पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं हम उसे नहीं मारने वाले। इसके बाद जो यहाँ पर ली वेदर रहती है खुद ही अपना बंदूक ले जाती है और उसे इंजेक्शन जहर वाला देने वाली होती है कि तभी पीछे से यहाँ पे एमी आती है और उसके पीठ में वही सुई लगा देती है बेहोशी का, जिससे कारण वो बेहोश हो जाती है। और अगले पल में वो पाती है कि वो एक कमरे में कैद है जहाँ पर पहले मॉर्गन कैद थी और मॉर्गन को वो लोग अपने साथ भगा ले जाने का प्लान कर रहे थे सारे साइंटिस्ट। अब जब सारे साइंटिस्ट सब कुछ प्लान कर रहे होते कि तभी यहाँ पे मॉर्गन की आंखें खुल जाती हैं और वो इमोशनली टूट चुकी थी और उसे ये लगता है सारे साइंटिस्ट ने उसे धोखा दिया है, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट उसकी मदद कर रहे थे वो एक एक करके सारे साइंटिस्ट को मारना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अपने ही जो समझ लो माता पिता जितने भी रहते हैं उस मॉर्गन के, उस सबको मार के ख़त्म कर डालती है। सबको मारने के बाद वो ली वेदर को छोड़ देती है और वो बाहर की तरफ जाती है जहाँ पे उसे एमी मिलती है जो कि उसकी एकदम बेस्ट फ्रेंड रहती है। एमी को नहीं मारती और उसे अपने साथ चलने को कहती है। एमी पूछती है अंदर क्या हुआ, तो मॉर्गन बताती है कि सब कोई को मैंने ख़त्म कर दिया। अब एमी तो एक ह्यूमन रहती है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है अब यहाँ पर मॉर्गन से, लेकिन मॉर्गन कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मॉर्गन कहती है हम चलने से पहले सबसे पहले अपनी माँ से मिल के आती हूँ। अब जब यहाँ पे मॉर्गन माँ से मिलने जाती है तो जो चैंग रहती है वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है जहाँ पे वो बताती है प्रोजेक्ट 9 पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब हमें उसे ख़त्म करना होगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दूर खड़ी मॉर्गन ये सारी बातें सुन लेती है और उसे इमोशनली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसके इमोशंस इतना ज़्यादा होते हैं कि मॉर्गन ने चैंग को जाकर मार दिया होता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों में ली वेदर को दिखाया जाता है जो कि किसी प्रकार से अपने आप को आज़ाद करने में कामयाब हो गई होती है और जब वो बाहर निकलती है तो उसे वोरोस्की मिलता है। वोरोस्की इस पूरे फैसिलिटी का कुक रहता है, मतलब कि रसोइया रहता है। वोरोस्की से पूछता है उससे अंदर क्या हुआ। वेदर कहती है तुम बाहर रहो, मैं अंदर से देख के आती हूँ। अंदर जाने पे वेदर का सामना होता है सीधे मॉर्गन के साथ और इन दोनों में बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट देखने को मिलती है। अब जो मॉर्गन रहती है ये तो एक वेपन रहती है, एक रोबोट रहती है, तो यहाँ पर वेदर को बहुत मारती है और उसको बिल्कुल अधमरा करके छोड़ देती है। इसके बाद यहाँ पे जो मॉर्गन रहती है वो एमी को लेकर एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। हालांकि जो वोरोस्की रहता है जो कि रसोइया रहता है उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। अब यहाँ पे किसी प्रकार से मॉर्गन फिर से खड़ी होती है और वोरोस्की के साथ एक गाड़ी में बैठ के उसका पीछा करने निकल पड़ती है। रास्ते में वोरोस्की वेदर को बताता है कि मुझे मालूम है वो कहाँ जा सकती है। वेदर पूछती है कहाँ। वोरोस्की कहता है हम आज से 2 साल पहले उसे जंगल में लेक पर ले जाया करते थे, मेरे ख्याल से वो यहीं गई होगी। इसके बाद वेदर और वोरोस्की वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर वो उस गाड़ी को पाते हैं, मतलब कि वो वहीं पे थी। वेदर वोरोस्की से कहती है तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ देखती हूँ। वोरोस्की कहता है मैं भी चलूँगा। वेदर कहती है नहीं, वहाँ बहुत खतरा होगा और मैं इस काम के लिए एक्सपर्ट हूँ। इसके बाद वेदर जब जाती है तो यहाँ पे वो
मॉर्गन को पा जाती है और एक बार फिर से वेदर और मॉर्गन में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। हालांकि दोनों में बहुत कांटे की इस बार टक्कर होती है और मॉर्गन जो रहती है वो बहुत ताकतवर रहती है, इसलिए वो उठा के पटक देती है यहाँ पर वेदर को। और जब वो पटकती है उसको उठा के तो एक पेड़ की टहनी उसके पेड़ के आर पार हो जाती है वेदर के, और उसका वहीं पे दम घुट जाता है, मतलब कि वही मर जाती है। और वहीं यहाँ पे मॉर्गन दौड़ती हुई जाती है और एमी से मिलती है और उसे कहती है हमें यहाँ से चलना होगा जल्द से जल्द। एमी कहती है बस करो, तुम दरिंदी हो, वेदर ने सही कहा था कि तुम्हारे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जो मॉर्गन रहती है ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसको भी मारने वाली होती है कि तभी पीछे से वेदर आती है और उसके ऊपर वार करती है और उसे पानी में उठा के फेंक देती है और उसकी गर्दन को लेकर उसको पानी में डुबा देती है, जिसके कारण दम घुटने के कारण मॉर्गन मारी जाती है। इसके बाद यहाँ पर वेदर बाहर निकलती है और एमी से कहती है सॉरी, और एक बंदूक लेके एमी को भी शूट कर देती है। इसके बाद वो वॉर्स्की के पास जाती है और वो कहती है गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। वॉर्स्की पूछता है एमी कहाँ है। लेदर को कुछ समझ नहीं आता और वो उसकी तरफ बंदूक पॉइंट करके उसे भी सॉरी कहती है और उसे गोली मार देती है। अब यहाँ पे वेदर की इस व्यवहार को समझ पाना बहुत मुश्किल था कि उसने साइंटिस्ट को क्यों मारा जबकि वो साइंटिस्ट को बचाने आई थी। इसके बाद दोस्तों वेदर को साइंटिस्ट के ऑफिशियल ऑफिस पे दिखाया जाता है जहाँ पर कई अधिकारी बात कर रहे होते हैं वेदर की इस व्यवहार के बारे में। इसके बाद वैज्ञानिक बात करते हैं कि कंपनी का जो पुराना प्रोजेक्ट L4 था वो ज़्यादा बेहतर है, जो हमने ऑनलाइन बनाया है ये है तो बेहतर, लेकिन इसमें इमोशनल इतना ज़्यादा जग गया था, मतलब जो मॉर्गन थी उसके अंदर इमोशनल इतना ज़्यादा जग गया था कि ये प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक हो चुका था, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। जबकि L4 सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसे जिस काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है वो काम करके आती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है, जो प्रोजेक्ट L4 रहती है वो और कोई नहीं ली वेदर रहती है, मतलब कि जो ऑफिसर गई होती है, और ये एक इंसान नहीं एक रोबोट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ। और जितने भी लोग प्रोजेक्ट एयरलाइन में मारे गए हैं वो सारे फिक्स थे, मतलब कि जो L4 थी उसको सभी को मारने के लिए भेजा गया था उन लोगों को। और यहाँ पे वैज्ञानिकों का जो मौत हुई है वो ऑफिस वालों ने कराया था कुल मिलाकर। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ऑफिस वाले डिसाइड ये करते हैं कंपनी वाले कि हम प्रोजेक्ट L4 को और भी ज़्यादा प्रोडक्शन में लाएंगे और मार्केट में सेल करेंगे। इसी के साथ ये सस्पेंस भरी मूवी ख़त्म हो जाती है। इंसान पैसों के लिए इंसान को ही भूल जा रहा है, इस मूवी में ये दिखाया गया है, और रोबोट किस हद तक खतरनाक हो चुके हैं ये भी सारी बात इस मूवी में दिखाई गई है। आपको ये AI बेस्ड मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।